हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज विपिन यादव। कि पानी की कीमत प्यासे को पता होती है, कि पानी की कीमत प्यासे को पता होती है, हीरे की कीमत एक जौहरी को पता होती, कि हीरे की कीमत एक जौहरी को पता होती है। खुले आसमान और खुली हवा की कीमत एक कैद पक्षी को होती है। जो तिल तिल कर मिट गए इस वतन के लिए, जरा उनसे जाकर पूछो आजादी की कीमत क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 15 अगस्त की 78वें 15 अगस्त की हम विपिन यादव की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कि अटल जी ने कहा था, कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। मरेंगे भी तो इस वतन के लिए और जिएंगे भी तो इस वतन के लिए। अगर मरने के बाद मेरी अस्थियों को अगर कोई गंगा में फेंक देगा और वहां भी कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, ये वो देश है जहां पर अनेकों लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी है। हमारा देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ है, ऐसे ही गांवों में और घरों में बैठकर हमारा देश नहीं आजाद हुआ। हम तो खुद नसीब है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया, लूट लूट कर यहाँ से ले गए, खजाना ले गए, जो चीज वो पाते थे सब उठा करके ले गए। उन्होंने हमारे देश को निकम्मा बना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो देश है, वो धरती है जहां पर वीरों ने अपने खून का कतरा कतरा बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीरों की धरती है यहाँ पर। लेकिन इस क्रांतिकारी देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, दुख तो तब होता है, चोट हृदय को तब लगती है जब ये क्रांतिकारी देश में क्रांति युवाओं के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हमारे देश का जो युवा है वो भटक रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जाकर फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। उन्होंने परवाह नहीं की। उनकी माँ ने कहा कि बेटा शादी कर ले, गोरी गोरी दुल्हन आएगी, तुझे बनाकर रोटियां खिलाएगी, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी। ऐसी ऐसी बातें उसकी माँ कहा करती थी। तो अब भगत सिंह ने सिर्फ एक ही बात बोली कि मैंने अपना शरीर इस आजादी के लिए बलिदान कर दिया, इस मातृभूमि को एक बार सौंप दिया, मैं अपना शरीर किसी को नहीं देना चाहता। और घर छोड़कर चले गए चंद्रशेखर आजाद के पास और एक जंग छेड़ी और अपना नाम विश्व में अमर कर दिया। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। वो युवा थे। हम आज का युवा क्या कर रहा है? 4 इंच की दीवार पर कोमल अंगों से, कोमल हाथों से, अंगूठे से सिर्फ उस 4 इंच की दीवार को घिस रहा है। इस तरीके से हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। और हमारे देश को यदि आगे बढ़ाना है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसको जागरूक करना पड़ेगा, एजुकेशन को फैलाना पड़ेगा। जब तक एजुकेशन डेवलप नहीं होगी तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। एजुकेशन हर जो गरीब लड़का है, जो हमारा गांव का किसान है, उसको भी पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी घट रही है कि बढ़ रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है। एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए कि क्या चीज हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है। और किसानों के हित में हेलो दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में यदि किसानों के समर्थन में जो बातें बोली जा रही हैं कि मेरे विचार से क्या होना चाहिए, जो किसान गरीब है, हमारे देश का युवा गरीब है, हमारे देश के किसान इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, वो लोग गरीब क्यों हैं? उनके भी हिस्से में आना चाहिए ना। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां आती हैं, टॉर्च कंपनी आती है, टॉर्च मैन्युफैक्चर करके जाती है, वो अपना मूल्य कॉस्ट यूज करके जाती है। वो हम आप यूज करते हैं, चेयर यूज करते हैं, चेयर कौन यूज करता है? चेयर आप लोग यूज करते हैं। चेयर जो कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? चेयर को मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड करती है। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कौन डिसाइड करता है इसका कॉस्ट? मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड करती है कि इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। आप वॉच पहने, हमने वॉच पहन रखी है, इस वॉच को कौन डिसाइड करता है? वॉच मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड करती है। नमक आता है, आयोडीन, मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड करती है। हमारे यहाँ बिजली आती है, बिजली लाइट जिसे कहते हैं, इसकी कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? जहां से बिजली प्रोड्यूस होती है वो डिसाइड करता है। ओडी, फरारी, BMW जैसी कारें हमारे यहाँ आ रही हैं। इन कारों की
कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? कार मैन्युफैक्चर कंपनियां इनकी कॉस्ट डिसाइड करती हैं। तो जिस तरीके से ये कंपनियां अपनी कॉस्ट को डिसाइड करती हैं, ये क्यों नहीं कह दिया जाता कि किसान भी जो फसल उगाएगा उसकी कॉस्ट वो खुद निर्धारित करेगा। वो खुद निर्धारित करेगा कि इस कॉस्ट को कितने में बेचनी है, इस फसल को हम कितने में बेचना चाहते हैं, कितने रुपये में बेचना चाहते हैं, हमारा जितने में लॉस होगा, जितने में बेनिफिट होगा, जितने में हमारा फायदा होगा, उतने में हम बेचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरकारें अपने हिस्से में ले रखी हैं कि किसी यही कारण है कि हमारे देश का 60% जो किसान है वो आज भी गरीब है। अगर ये हक किसानों के हाथ में दे दिया जाए तो हमारा किसान 60% से गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा और ये खुद आर्थिक सहायता करेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि गांव में बैठे हुए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और यहाँ पर बैठे लोगों को जागरूक, झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं रहेंगे, तब तक किसी तरह से हमारी सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां हमें बेवकूफ बनाती रहेंगी। ये कंपनियां आती हैं, 6 महीने काम करती हैं और 6 महीने में बहुत सारा अमाउंट लेकर के चली जाती हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और लोगों को बताइए। अगर आप हमारे विचार से सहमत रखते हैं तो आप इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर भी बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा भी होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ, ये जो गरीब किसान को कहते हैं ना, किसान के हाथ में अगर दे दिया जाए एक बार कि भाई किसान भाई तुम अपनी कॉस्ट निर्धारित करो, तुम फसल उगा रहे हो, अब किसान फसल उगा रहा है, टाइम लगा रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, और जब फसल पैदा हो जाती है, फसल होने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद, उसको बाजार में जाने के बाद किसी दूसरे के माध्यम से बेचा जाता है। ये किसानों के साथ आजाद रहते हुए भी आजादी नहीं मिली है, इसी को गुलाम कहते हैं। इसी यही है गुलामी की, आजाद रहते हुए भी हम लोग अभी आजाद नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है। हमारे देश में बहुत सारा खजाना था। हमारे देश में अंग्रेज आए, विदेशी आए, मोहम्मद गजनवी जैसे लोग आए, भारत पर 17 बार 18 बार आक्रमण किए और यहाँ से सारा धन लूट कर ले गए। हमारे देश को इसी तरीके से आते गए, लोगों ने मूर्ख बनाते गए। तो हमें निवेदन है कि फैलाइए और बताइए कि ये अधिकार जो किसानों का अधिकार है, किसानों को दिया जाए। इसी तरीके से कंपनियां आ रही हैं और मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही हैं और बढ़कर चली जा रही हैं, एक नए स्तर पर चली जा रही हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक नाम लेने जा रहा हूं जिसका नाम महात्मा गांधी। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, महात्मा गांधी। जिसके नाम मैं ले रहा हूं, इसकी इमेज आपके माइंड में आ रही होगी, स्क्रीन पर इसकी फोटो आ रही होगी। मेरे दोस्त, ये वो आदमी है जिसकी 80 कंट्री में स्टेचू बने हुए हैं। और टॉप जी, अभी G20 हुआ, 20 कंट्री के टॉप कंट्री के टॉप लीडर जाकर के नंगे पैर वहां चरण छू रहे हैं, उसके माला अर्पण कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। वो आदमी तो नहीं है ना, कह तो नहीं रहा है ना कि मेरे आओ मेरे चरण छुओ ना, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ कर गए हैं, ये लोग ऐसा कुछ कर गए हैं कि लोग आज इनके चरण छू रहे हैं, इनके शीश झुका रहे हैं। दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिसको अंग्रेजों ने ट्रेन से निकाल दिया और बोला कि इंडियंस आर डॉग्स, इज नॉट अलाउड टू सिट इस ट्रेन, कि इंडियंस को उन्होंने डॉग कहा कि इंडियन डॉग्स इज नॉट अलाउड टू सिट इस ट्रेन। गांधी जी ने कहा तुमने मुझे देश से निकाला, आई बैक टू यू माई कंट्री, मैं तुमको अपने देश से निकाल दूंगा। और ये कमिटमेंट एक व्यक्ति खुद से करता है और अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देता है। मेरे दोस्त, इनके अंदर क्या थी? एक ही क्वालिटी थी, जो कह दिया सो कर दिया। यही कारण है कि आज इनके सामने घुटने टेक रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनके सामने घुटनों को टेक रहे हैं, इनके सामने सिर झुका रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इतिहास रचना है, आपको भी अपने देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, इस वतन के लिए करना है, तो होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हम यहाँ पर जीने के लिए नहीं आए हैं, पेट को पालने के लिए नहीं आए हैं, किसी परिवार को देखने के लिए नहीं आए हैं। हम पूरे परिवार, समाज, देश और अपने वतन के लिए जीने के लिए आए हैं और मरने के लिए आए हैं। हमें इस वतन को आगे बढ़ाना है और अपने सपनों को पूरा करना, अपने साकार करना है। उसके लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कहां पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, कहां पर हमारे साथ अच्छा हो रहा है ना। तो जहां पर हमें डिसीजन मिले वहां पर हमें तैयार हो जाना है, हमें सचेत हो जाना है कि इट इज डेंजरस फॉर मी, ये मेरे लिए खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जब भारत पर आए तो उन्होंने पहले मसाले का व्यापार किया, कोयले का व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कॉपर का, सिल्वर का व्यापार करना जैसे चीजों का व्यापार करना शुरू किया। 1857 में एक क्रांति चली, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, जिसका
फर्क आज है कि आज हम 15 अगस्त 1947 को हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके लिए हमारे वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी दे दी। 23 साल के थे भगत सिंह। भगत सिंह की बात हम आपको बता रहे हैं। ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा लड़का है जिसने अपने जान को दांव पर लगा करके अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में सैंडर्स ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस समय बैसाखी के समय बहुत सारे धूमधाम होते थे पंजाबियों के यहाँ। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहां पर जनरल डायर सैंडर्स ने जब गोली चलाने का आदेश दिया, तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे देशवासी, हमारे इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस वहां पर मारे गए, उनको डेड कर दिया गया, उनको गोलियों से मार दिया गया। तब भगत सिंह वहां पर गए और वहां पर गीली मिट्टी लेकर आते हैं। उस गीली मिट्टी कैसे थी? खून से लथपथ मिट्टी लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं अंग्रेजों को बाहर भगा निकालूंगा। और उन्होंने किसको पता था कि ये जो छोटा सा लड़का आज मिट्टी लेकर जा रहा है, ये कभी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए कामयाब हो जाएगा। और भगत सिंह अंग्रेजों को भगाने के लिए कामयाब हो गए। और ये जब बड़े हुए, तो ये जब 11-12 साल के हो गए, तो इनके खेतों में कुछ चीजें बोई जा रही थी। जब बोई जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि हम बंदूकें बोएंगे। गए घर और घर से लाए बंदूकें, ये बो रहे थे। तो इनके पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो तुम? भगत सिंह कहते हैं उनकी, मैं बंदूकें बो रहा हूँ ना, बंदूकें बो रहा हूँ। ये वो लड़का है उस समय जिसकी आयु 12 वर्ष है। जिस समय हमको ये नहीं पता होता है कि हमें लाइफ में करना क्या, उस समय वो डिसीजन लेता है कि आई हैव टू डू फ्रीडम इन आवर कंट्री, हमें अपने देश को आजाद कराना है। बस यही उसका मकसद हो गया। और उसको अपने मकसद को कामयाब करने के लिए जब वे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद उनकी घर वालों ने उनका शादी तय कर दिया, रिश्ता तय कर दिया। शादी के दिन ही वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना शरीर बलिदान कर दिया है, इस मातृभूमि के लिए, इस वतन को दे दिया, मैं किसी को अपना शरीर देना नहीं चाहता हूँ। और वो छोड़कर चले गए। उनकी माँ ने कहा बेटा दुल्हन आएगी गोरी गोरी, तुझे रोटियां खिलाएगी, तेरे कपड़े धोएगी, तुझे खाना बनाकर खिलाएगी, तेरा बहुत ख्याल रखेगी, और तेरी माँ को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपना शरीर इस वतन को दे दिया, तब मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ। और चंद्रशेखर के पास चले गए और उन्होंने बाहरी संघर्ष किया और अंग्रेजों की जेल में जा पहुंचे। और इन्होंने इतना नाक में दम कर दिया, एक आवाज बन चुके थे, एक आवाम की आवाज बन चुके थे। उस समय जहां पर भगत सिंह निकल पड़ते थे, काफिला निकल पड़ता था, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार से इनसे तंग आकर के बैन लगा दिया कि इन चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु और भगत सिंह को बाहर न जाने दिया जाए, इंडिया से बाहर न जाने दिया जाए। फिर भी इन्होंने चालाकी दिखाई और अपने दम पर बाहर निकल गए। ब्रिटिश सरकार परेशान थी इनको पकड़ने के लिए, बट दे कैन नॉट कैच हिम, उनको पकड़ नहीं सकी ना। लेकिन क्या हुआ कि भगत सिंह के अंदर खून सवार था कि मुझे देश को आजाद करना है, देश को आजाद करना है। वो कहते हैं ना, शेर को पिंजरे में बंद कर नहीं सकते हो, अगर शेर पिंजरे में खुद ही आएगा तभी बंद कर सकते हो। इन्होंने जब जा करके असेंबली में, जो नेशनल असेंबली लगी हुई थी, उस असेंबली में बम फेंका। उन्होंने कहा कि बम ऐसी जगह फेंको कि कोई किसी को चोट ना पहुंचे। और जहां पर जगह खाली थी वहीं पर बम फेंका और पूरे हड़कंप मचा दी। इससे ब्रिटिश सरकार हिल गई पूरी कि कौन है भाई जो आकर यहाँ पर असेंबली में बम फोड़ दिया, और खुद को अरेस्ट कर दिया। खुद को अरेस्ट करने के बाद जब जेल के अंदर गए, तो वहां पर सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। इनका आंदोलन वही शुरू हो गया। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक दिन खाना ना मिले व्यक्ति को ना, एक दिन खाना ना मिले तो उससे कुछ काम करवाने के लिए कह दो और खाना खिलाने के लिए कह दो, खाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आदमी को एक हफ्ते खाना नहीं मिले, 2 दिन खाना नहीं मिले, तो अगर उससे कह दो कि मर्डर करना है, तो वो मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये भगत सिंह थे, कहाँ मानने वाले थे, इनके ऊपर तो आजादी का खून सवार था। 55 दिन इन्होंने कुछ खाया ना पिया। इन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी किया जाए। तब जाकर के ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांगे पूरी की। और वहां पर मांगे जब पूरी हुई, तो इन्होंने फिर से एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज की मांग की, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ना। तो शेर को आजाद, अब ब्रिटिश सरकार हिल चुकी है, वो सोच रही है कि हमने किसको आजाद, किसको फांसी, किसको बंद कर दिया है, किसको, शेर में हमारे पिंजरे में आ गया है या हमने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है ना। तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये मोहरा कैसे बना लिया। तो भगत सिंह ने इन सबको अपना मोहरा बना लिया था। और धीरे धीरे करते 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 13
24 मार्च जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अभी ये रुके नहीं रुकते, जब तक इसको अगर फांसी ना दिया गया तो हमारी सरकार यहाँ से, यानी कि इंडिया वाले, इस भगत सिंह की वजह से इंडिया वाले हमें छोड़ने वाले नहीं है, पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई। तब उसने 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी देने का आदेश दिया। जब भगत सिंह को फांसी देने का आदेश दे दिया गया तो पूरे इंडिया में हड़कंप मच गई उसी ना, और हड़कंप मच गई है। और जिस दिन फांसी का दिन था, जो फांसी का डे था 24 मार्च 1931, उससे पहले ही 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार इतना डर गई कि उसने कहा कि इनको 23 मार्च को ही फांसी की सजा दे दी जाए, और उनको 23 मार्च को फांसी की सजा दे दी गई। और जब फांसी की सजा देने जा रहे तो हंसते हंसते उन्होंने अपने जो फंदा था उसको स्वीकार किया, फांसी के फंदे को चूमते चूमते, और बोला कि आज तुमको दिखाई देगा कि एक हिंदुस्तानी, एक क्रांतिकारी कैसे अपने वतन के लिए हंसते हंसते मिट जाता है। मेरे दोस्त, ये वो धरती है, ये वो धरती है। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। वतन की मोहब्बत हो, अगर वतन से मोहब्बत है तो इसकी वतन की मोहब्बत के लिए ये जान पूछ कर दी नहीं जाती, जान की कुर्बानी पूछ कर दी नहीं जाती। और हंसते हंसते इस देश के, इस माँ के लाल सपूत इस देश को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये वो धरती है, क्रांतिकारों की धरती है। ये कोई मुजैला नहीं चल रहा है, ये क्रांतिकारों की धरती है। युवाओं, उठो, जागो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, और अपने देश को, जहां पर ये जनता आपको सरकारें मूर्ख बना रही हैं, आप लोग शिक्षित होइए, शिक्षित वर्ग बनिए। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ डिग्रियां ही हासिल करना है, नहीं नहीं नहीं। डिग्री के साथ साथ आपको एक स्मार्ट एजुकेशन डिसाइड करना पड़ेगा, स्मार्ट एजुकेशन को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक नए भारत को जन्म दे पाएंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।